since June lies deep harmony. स्टूडेंट्स, आज की असाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, क्योंकि इसी ने आपकी फंक्शंस और फार्मूला के लिए बेस को सेट करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यही स्पेशलिटी है कि इसमें यूज़ ऑफ फंक्शंस एंड यूज़ ऑफ फार्मूला में अगर आप एक्सपर्टीज़ गेन कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की असाइनमेंट्स करने में दिक्कत नहीं होती। लिहाजा चंद एक एग्जांपल्स हैं, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप फोकस करेंगे इस शीट पे। इसमें डिफरेंट आप देख रहे हैं कि कॉलम्स लिखे हुए हैं। पहले कॉलम में फंक्शन या फार्मूला की डिस्क्रिप्शन है या नाम लिखा हुआ है। दूसरा जो कॉलम है उसमें इनपुट है, वैल्यूज़ हैं कि जिनको हम यूज़ करते हुए फार्मूला की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसको मैं आपके लिए यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसको 2 करते हैं और इसको 3 कर देते हैं। ठीक, अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनपुट वैल्यू 2 है, यहाँ पे इनपुट वैल्यू b ये 3 है। इसका जो फार्मूला हम यहाँ पे इनफैक्ट लिखेंगे आउटपुट में, वो ये वाला होगा। ठीक है, तो ये वाले फार्मूला असल में या फंक्शन यहाँ पर लिखे होते हैं, जिसकी वजह से ये आगे कैलकुलेशन करें। बिल्कुल मैं हर एक पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इज इक्वल टू 2 + 3 नज़र आएगा। तो फार्मूला बार जो है वो इनफैक्ट सेल में यूज़ होने वाला जो फंक्शन या फार्मूला होता है उसका जो एक्चुअल कोड होता है उसको शो करता है। ठीक है, तो ये उसकी फॉर्मेट आप देख रहे हैं, सिंटैक्स वगैरह सारा आपके सामने है। अगर नीचे वाले सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि C6 + D6 लिखा हुआ है। उसके बाद ये तो जो भी यहाँ पे फार्मूला या फंक्शन लिखा हुआ है, तो इनफैक्ट ये एक्चुअल फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में इसने और सिंटैक्स में फार्मूला बार में लिखा जाता है या इस सेल में भी लिखा जाता है। फार्मूला बार में लिखा जाए या फिर इस सेल में लिखा जाए तो उसका इफ़ेक्ट एक ही होता है कि इसी सेल के अंदर कैलकुलेशन होती है सारी की सारी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले फार्मूला से, जो कि स्टैटिक फार्मूला है, और इसमें 2 वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, इनपुट a और इनपुट b 2 और 3। इनको हम ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे इसके लिए फार्मूला। और फार्मूला कैसे, इज़ इक्वल टू साइन। कोई भी फार्मूला जब आप टाइप करते हैं तो उसके लिए इक्वल साइन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज़ एक्सेल अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि आप सिंपल वैल्यू लिखना चाह रहे हैं या कि आप फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। तो ये मैंडेटरी है फार्मूला टाइप करने के लिए कि सबसे पहले आपको इक्वल साइन लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद वो वैल्यूज़ लिखते हैं जिनको कि आपने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैं डबल क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं सेम यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल फार्मूला इसी सेल में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए लिखी हुई है कि इस सेल में जब हम ये फार्मूला टाइप करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फार्मूला। अच्छा, हम इसको स्टैटिक फार्मूला क्यों बोलते हैं? हम इसको स्टैटिक फार्मूला इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने वैल्यूज़ को यूज़ किया है, सेल रेफरेंसेस या सेल एड्रेसेस को यूज़ नहीं किया। ये माइंड में आप रख लें कि स्टैटिक और डायनामिक फार्मूला जो है वो 2 तरह का होता है, स्टैटिक और डायनामिक होता है। स्टैटिक हम तब कहते हैं जब इक्वल साइन के बाद आप कोई डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इज इक्वल टू 2 + 3 लिख दिया। जो डायनामिक फार्मूला होता है उसमें आप नंबर्स की बजाय या डिजिट्स की बजाय आप क्या करते हैं, सेल एड्रेसेस लिखते हैं या सेल रेफरेंसेस जिनको कहा जाता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो उसकी बेस पे फिर कैलकुलेशन होते हैं, यानी उन सेल एड्रेसेस में जो वैल्यू होती है वो ऐड अप होती है या कैलकुलेट होती है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशन जो भी होता है, और वो वैल्यू सामने कैलकुलेट होकर आपको सेल में शो होती है। जैसे कि हम ये सेकंड जो फार्मूला है इसको अगर हम देखें तो ये है डायनामिक फार्मूला, राइट। अब वैल्यूज़ वही हैं, 2 और 3 को ही हम ऐड कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ डायनामिक फार्मूला, राइट। वो किस तरीके से हो रहा है,
वो आप देख रहे हैं कि हमने इक्वल साइन के बाद क्या किया, सेल रेफरेंसेस दे दिए, ठीक है। यही 2 और 3 इसको हमने स्टैटिक फार्मूला में क्या किया था, टाइप कर दिया था, 2 + 3 हमने टाइप किया था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेल रेफरेंसेस दे दिए C6 + D6। इसका मतलब ये है कि जैसे ही C6 और D6 में वैल्यूज़ चेंज होंगी तो यहाँ पे रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली या आउटपुट जो है वो अपडेट हो जाएगा। अभी तो हमने सेम है, हम इसको चेंज करते हैं, सपोज दिस इज़ 2, हम इसको 3 करते हैं एंड यू वुड सी यू गेट 6। अब ये 6 कहाँ से आया, हमने यहाँ फार्मूला में तो ऐसा कोई चेंज नहीं किया, फार्मूला इज सेम, ठीक है। बट दिस इज़ डायनामिक फार्मूला। डायनामिक फार्मूला से क्या हुआ है कि जो सेल रेफरेंसेस है वहाँ से वैल्यू पिक होती है और वो कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली C6 में अब हमारे पास 3 आ गया, पहले 2 था इसलिए 2 + 3 5 था, अब हमारे पास 3 आ गया इसलिए 3 + 3 = 6, राइट। तो ये फ़र्क होता है स्टैटिक और डायनामिक फार्मूला में। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अब हम स्विच करते हैं फंक्शन पे, ठीक है। तो अब ये एक नई टर्म आ गई, पहले हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे स्टैटिक और डायनामिक, अब हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शन की एक टर्म है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो फंक्शन और फार्मूला में कुछ फ़र्क है, रिज़ल्ट ऑलमोस्ट हमारे पास सेम आते हैं, बट फंक्शंस एक इस तरीके का फार्मूला होता है जो कि बिल्ट इन होता है, जो एक्सेल के पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, इसको यूज़र डिफ़ाइन नहीं करता। यूज़र अपनी मर्ज़ी से फार्मूला बिल्ड कर सकता है, वो अपनी चॉइस के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फार्मूला खुद से डिज़ाइन कर सकता है, बना सकता है, उसे टाइप कर सकता है, उसे क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हम = C6 + D6 हमने यहाँ पे किया, तो हम इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए या कुछ डिवाइड करने के लिए कुछ भी इस तरीके का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड। जो फार्मूला होते हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं वो यूज़र डिफाइंड नहीं होते, वो प्री डिफाइंड होते हैं। उनको बिल्ट इन भी कहा जाता है फार्मूला, जो कि पहले से एक्सेल के पास अवेलेबल होते हैं। यानी देखें, अगर आपने सम का फंक्शन यूज़ करना हो तो यहाँ अगर आप होम के टैब में चले जाएं और यहाँ पे एडिटिंग का जो सेक्शन है इसमें आपको ऑटो सम की एक ऑप्शन मिलती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप सम करना चाहते हैं, एवरेज लेना चाहते हैं, काउंट नंबर करना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं या मिनिमम, और इसी तरह से कुछ मोर फंक्शंस भी होते हैं। तो ये यूज़र डिफाइंड नहीं है, ये ऑलरेडी एक्सेल के पास अवेलेबल होते हैं। आप जस्ट इनको पिक करते हैं और इनको पैरामीटर्स पास करते हैं। अब ये होता किस तरीके से है, इसको हम अभी यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं कि सम का फंक्शन अगर हमने यूज़ करना है तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। 5 आपके माइंड में रखना है। वैसे यहाँ पे इनपुट 3 एंड इनपुट A3 और इनपुट B2 लिखा हुआ है। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ और उसी तरह से ऑटो सम का जो फंक्शन है, एरो पे क्लिक करके यहाँ से मैं सम पे क्लिक करता हूँ। अब ये फंक्शन मेरे से पूछ रहा है, देखिए मैंने इक्वल और सम खुद से मैंने नहीं टाइप किया, ना ही मैंने ये ब्रैकेट्स टाइप किए हैं, ऑटोमेटिकली आ गई हैं। और कुछ सेल रेफरेंसेस जो हैं वो ऑटो यहाँ पे शो हो रहे हैं। यानी कि एक तरीके से एक्सेल का जो ये एप्लीकेशन मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई आप कौन से सेल्स को सम करना चाह रहे हैं। तो एक डिफ़ॉल्ट है कि उसके ऊपर उसको नंबर शो हो रहे हैं, तो उसने समझा कि शायद आप इसको करना चाह रहे हैं। अगर यूज़र चाहे तो ये सेल रेफरेंसेस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हमने क्या करना है, हमने ये 2 नंबर हैं या ये 2 सेल्स हैं जिनमें से हमने वैल्यूज़ को सम करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका अगर सेल रेफरेंस आप देखें तो वो C7 बनता है और इसका D7 बनता है, ठीक है। अगर हम इसकी बजाय इसको चूज़ कर लेते हैं यूं करके, ठीक है, तो देखें C7 और ये कॉलन साइन है और उसके बाद D7 है। कॉलन साइन का मतलब होता है कि C7 से स्टार्ट करते हुए अप टू D7 जितने भी दरमियान में सेल्स आएंगे, ये एक पूरी रेंज बनती है, तो इसका टोटल
मुझे चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने सेल रेफरेंसेस इसको सिलेक्ट करके दे दिए, इनको पैरामीटर्स भी कहा जाता है फंक्शन की लैंग्वेज में। उसके बाद आप एंटर, और ये देखें आपके सामने इसका टोटल हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें वैल्यूज चेंज करते हैं, आप 6 कर दें व्हाटसोएवर, यू वुड गेट द आंसर अकॉर्डिंगली आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सम हो गया C7 to D7, ओके। तो इसको हम कहते हैं जी बिल्ट इन फार्मूला होते हैं जिनको के फंक्शन ही कहा जाता है। फिर इसके बाद एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जहाँ पे भी फंक्शन यूज़ होगा उसके स्टार्ट भी इक्वल साइन है, फार्मूला के स्टार्ट में भी इक्वल साइन है, ओके। तो ये वो चीज़ है जो कि सिमिलर है फार्मूला में और फंक्शन में। जो डिफरेंस है वो ये है कि फार्मूला में कोई कीवर्ड या कोई नेम ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिंपल सेल रेफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। C6 प्लस D6, यहाँ पे आप देखें कि सेल रेफरेंसेस से पहले क्या हुआ है कि आपके पास जो फंक्शन का नेम है वो आ रहा है, राइट। तो ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो आपको शो होंगे किसमें, वो फार्मूला में आएंगे, और जो फंक्शंस होंगे उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपको नहीं नज़र आएंगे बल्कि आपको फंक्शन का नेम मिलेगा। यानी सम का मतलब है ऐड करना, तो इस फंक्शन में आपको ऑपरेटर्स नहीं शो होंगे, इसमें सिर्फ आपको पैरामीटर्स पास करना होते हैं, यानी कि आपने इसमें सेल रेफरेंसेस देना होते हैं। तो ये B7 to C7 आपने इसमें रेंज दे दी, तो उनका टोटल आपने यहाँ पे देखा कि आपके सामने शो हो गया। तो ये डिफरेंस होता है कि जो फंक्शंस होते हैं उनके नेम्स होते हैं, फार्मूला के नेम नहीं होते। उसके अलावा जो फंक्शंस हैं उनमें एक्सप्रेशंस नहीं होते, उनमें सेल की जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं, सेल रेफरेंसेस होते हैं। फार्मूला में आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर्स आपको मैथमेटिकल नज़र आते हैं, प्लस साइन होगा, डिवाइड हो सकता है, माइनस हो सकता है, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी यूज़र डिफाइंड एवरेज फार्मूला। ये एक फार्मूला हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि चाहे तो हम यूज़र ख़ुद से कैलकुलेशन के लिए फार्मूला क्रिएट कर सकता है, या फिर जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को हम करके यहाँ पे देख रहे हैं। पहले वाला जो है वो यूज़र डिफाइंड फार्मूला है। इसको अगर आप देखें तो दो हमारे पास इनपुट हैं, एक 10 और एक 20। अब फर्स्ट करें हम 10 और 20 का एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम एक डायनामिक फार्मूला यूज़ करें यहाँ पे, क्योंकि हम सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे C8 प्लस D8 और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से यूज़र कुछ भी दिए गए जो नंबर्स हैं या सेल्स में जो वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज कैलकुलेट कर सकता है। तो इन दोनों की आप देख रहे हैं कि फार्मूला बार में अगर आप जाके देखें तो सेम यही सेल जो फार्मूला आपको सेम यही शो हो रहा है, ठीक है। इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में C8 प्लस D8 और फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 नंबर्स हैं तो इस वजह से 2 के साथ डिवाइड हो गया। अगर ये वैल्यूज़ 3 होती तो डिवाइडेड बाय 3 होता, 4 होती तो डिवाइडेड बाय 4 होता, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा, इसी को अगर हम फंक्शन की मदद से करना चाहें तो देखें ज़रा फंक्शन क्या हमने यूज़ किया, इज़ इक्वल टू एवरेज और ये ब्रैकेट्स और उनके दरमियान C9। चूँकि हम यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करेंगे इसलिए सेल्स हमारे पास चेंज हो गया। वैल्यू सेम है लेकिन सेल्स हमने चेंज किए हैं ताकि इसके सामने लिखा हुआ है आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये 10 और 20 को अगर हम फंक्शन की मदद से करें, अब मैं आपके सामने इसको अप्लाई करता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया और इसको यहीं से जाके ऑटो सम का जो ऑप्शन है यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एवरेज लिखा हुआ आपको फंक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। इसको हम क्लिक करते हैं और आपसे उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि कौन सी वैल्यूज़ की आप एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हम माउस की मदद से रेंज दे देंगे कि ये वो वैल्यूज़ हैं या ये वो सेल्स हैं जिनकी
में मौजूद वैल्यूज़ को हम उनकी एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये आपने सिलेक्शन के बाद एंटर प्रेस किया और आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। अब आप देखें मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया, मैंने यहीं से फंक्शन को इस्तेमाल किया है। ठीक है, जबकि एवरेज में हमें क्या करना पड़ता है, ये टाइप करना पड़ता है पूरे का पूरा, और तब जाके आपके पास ये कैलकुलेशन या एवरेज आपके सामने शो होती है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक यूज़र डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला है। ये जी हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़र डिफाइंड यानी फार्मूला का इस्तेमाल करें। फार्मूला होते ही यूज़र डिफाइंड है। तो ये एक वैल्यू हमारे पास 5 है यहाँ पे और एक 10 है। ठीक है, ये दो सेल्स हैं जिनकी बेस पे हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, यानी इन दो सेल्स में जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अगर आप देख लें इसको फार्मूला बार में, तो ये सेम यही फार्मूला है। अब आप बताएं कि ये कौन सा फार्मूला है, ये डायनामिक है या कि स्टैटिक है? जी, ये डायनामिक फार्मूला है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें आपने सेल रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है, आपने डिजिट्स का या नंबर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अगर इसमें आप C10 मल्टीप्लाइड बाई D10 की बजाय आप लिखते 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो फिर ये स्टैटिक फार्मूला होता। ठीक है, तो ये डायनामिक फार्मूला है क्योंकि हमने इसमें सेल रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है और ये वाले सेल्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आपने आंसर ले लिया इसका 50। अच्छा, यही अगर आपने फंक्शन की मदद से करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे? ठीक है, तो इसको अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेम नंबर कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्यों डिफरेंट आया है। ये 5 एंड 10। ठीक है, अब इन दो सेल्स की बेस पे हम क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब फंक्शन नहीं यूज, अब हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, अब हम फार्मूला यूज़ नहीं करें। और फंक्शन में हमारे पास जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी सेल्स की आप रेंज देते हैं वो आपस में सारे के सारे उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाती हैं और रिजल्ट आपके सामने शो हो जाता है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करें सेल में तो देखें क्या लिखा है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट और ब्रैकेट में सेल रेफरेंस लिखे। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो जाएं आपस में, क्या मल्टीप्लाई हो जाएं, वो सारे जो सेल्स हैं जो कि C11 से लेके D11 तक हैं। कॉलम से इनका मतलब है अप टू। ठीक है, तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम C11 अप टू D11 जितनी भी सेल्स आपस की रेंज में सेल्स आते हैं उनमें जितने भी नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं और रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाए। तो इसको हम किस तरीके से, अगर आप थोड़ी देर के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ और ऑटो सम में यहाँ पे जाता है। अब प्रोडक्ट का फंक्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, मोर फंक्शंस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे फर्दर हमें और बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल फंक्शंस, और वैसे भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक लंबी लिस्ट है फंक्शंस की, और सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो हर किसी से रिलेटिंग करते हैं, या हर फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो कोई किसी फील्ड को अंडरस्टैंड करता है उसकी फील्ड से रिलेटेड फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि उसकी बेस जो है उसका पता होना वो बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल इसमें से कुछ सिलेक्टेड फंक्शंस जो हैं बेसिक, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस हैं, हम उनके बारे में टाइम टू टाइम बात करेंगे। इंशाल्लाह आपको उसके बारे में गाइड किया जाएगा कि कैसे आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर नो हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना था, प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करना था। अगर आपको वो यहाँ पर लिस्ट में शो नहीं हो रहा तो उसका फिर आसान तरीका ये होता है कि ये सर्च बार है, यहाँ पे आप देख लें प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद आप गो पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको फंक्शन शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही फंक्शन आपको यहाँ पे शो होता है, ये जो ब्लू इस पे लाइन आपको हाईलाइटेड कलर आपको शो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इसको आपने सेलेक्ट करें। आप जिस पे क्लिक करेंगे देखें वो हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर में। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट पे, ओके करेंगे और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कौन से नंबर्स को आपस में
जो मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं आप उनकी रेंज को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इसने कुछ सिलेक्ट किए हुए हैं सेल रेफरेंसेस, हम अपनी मर्जी से जो हमें चाहिए हम उनको सिलेक्ट करते हैं। ये अभी आप ये सेकंड जो नंबर्स हैं इनको अभी आप इग्नोर कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे आप रेंज दे देंगे जो आपको रिक्वायर्ड है, उसके बाद आप ओके करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाए। अच्छा, इसका एक और तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ पे जाके यहाँ पे सर्च नहीं करना चाहते बट यू नो दैट देयर इज़ अ फंक्शन with the name product, then you can even type this function here by typing equal sign and then product. If you write few letters you would get product function here। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, राइट, और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे वो सेल रेफरेंसेस हैं जिनको कि आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। वो डेफिनेटली ये हैं, हमने इनको सेलेक्ट किया और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं टाइप करके और एंटर। तो ये भी एक तरीका है किसी फंक्शन को टाइप करने का कि यू मे स्टार्ट विद द इक्वल्स एंड देन टाइपिंग द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन यू कैन give the range of the cell references which you want to be multiplied with each other, right? So you can then close the bracket and press the enter key, you would get the answer, right? तो ये हमने क्या अप्लाई किया जी, प्रोडक्ट का एक फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया है जिसकी मदद से आप किसी भी टू या टू से ज़्यादा नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन वी मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ मिनिमम फंक्शन। इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखें ये फंक्शन क्या करता है। मिनिमम का फंक्शन ये करता है कि किसी भी नंबर्स जिनकी रेंज आप देते हैं या सेल्स की आप रेंज देते हैं उनमें जो सबसे मिनिमम नंबर होता है वो आपको फाइंड करके शो करवा देता है। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है। ये दो नंबर हम इसमें देख रहे हैं जो कि इन सेल्स में हैं 60 एंड 80, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये MIN का फंक्शन होता है, आप इसे टाइप भी कर सकते हैं और आप इसे अल्टीमेटली होम टैब में ऑटो सम का जो फीचर है उसमें जाके आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चूँकि कुछ रेंज चेंज की थी इस वजह से आपको 5 यहाँ पे शो हो रहा है। लेट्स सी ये हमने असल में क्या किया, F5 से F11, व्हाट इज F5 एंड F11, these are all these numbers, okay? So other than this number हम ऐसा करते हैं, चलें मैं आपकी आसानी के लिए रेंज चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओके ओके, हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक, और हम C5 से C17, ओके, लेट मी चेंज दिस, C5 and C17, okay, ये हमने C17, okay। ये मैंने जस्ट यहाँ पे मैं जितना भी लिख रहा हूँ ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए लिखे हैं। असल में अप्लाई यहाँ से नहीं हो रहे, फंक्शन या फार्मूला अप्लाई यहीं से हो रहे हैं, जो कि हम इस सेल के अंदर जो टाइप कर रहे हैं एक्सप्रेशन वहाँ से अप्लाई हो रहे हैं सारे फंक्शंस या फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, C5 ये है जी, C5, ओके, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ये लास्ट 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, अगर हम इसको 4 कर देते हैं जी। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम मिनिमम का फंक्शन यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ये ऑटो सम लिखा हुआ है, एरो पे क्लिक किया, ये मिनिमम। ठीक, अब ये एक डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन आपको शो हो रही है, कोई मसला नहीं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। वी वांट
द मिनिमम नंबर फ्रॉम दिस रेंज, ये मैंने रेंज दे दिया, आप देख रहे हैं C5 to C17 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें तो अभी आपको देखें which one is the minimum number out of this range is 1, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर फाइंड करके आपको मिनिमम फंक्शन ने दे दिया। अगर ये नंबर चेंज होता है यहाँ पे, इससे भी छोटा होता है, फॉर इंस्टेंस वी चेंज दिस 1 to 0, राइट, देखें इसने 0 फाइंड कर दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसा फंक्शन है जो कि जो रेंज आप देंगे उसमें से मिनिमम नंबर को फाइंड करके आपको शो करता है कि जी ये वो मिनिमम नंबर है जो कि यहाँ पे इस रेंज में एग्जिस्ट करता है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करें जी, मैक्सिमम, ये उसका रिवर्स है मिनिमम फंक्शन का। मैक्सिमम फंक्शन ये क्या करेगा, उसी रेंज में से जो भी आप रेंज इसको देंगे उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड करके आपको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। इसी रेंज में से हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास, ठीक है। इसको भी हम अप्लाई उसी तरीके से करेंगे। इसे मैं डिलीट करता हूँ जो प्रीवियसली यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया गया है, और ये हमने मैक्सिमम का फंक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वही डिफ़ॉल्ट रेंज एक आती है, इससे परेशान नहीं होना, आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट cell reference and drag the mouse up to the last cell address, okay, और ये यहाँ पे C5 to C17 लिखा आ गया, राइट। अभी ब्रैकेट वगैरह आपको नहीं क्लोज करना पड़ी, ना ही स्टार्ट करना पड़ी है, क्योंकि हमने यहाँ से अप्लाई किया। अगर आप नेम ऑफ द फंक्शन टाइप करते हैं तो फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट आपको शो होती है, लेकिन जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो आपको खुद से टाइप करना पड़ती है। ये देखें, तो यू कैन सी कि इस रेंज में जो सबसे मैक्सिमम नंबर था वो 100 था, और आपको 100 नंबर यहाँ पे रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम का फंक्शन काम करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो IM सब का नंबर है, ठीक है, सॉरी IM सब का फंक्शन है। IM सब का फंक्शन क्या करेगा, इनफैक्ट ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। अब ये किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करता है, जो नंबर आप पहले सेल रेफरेंस देंगे उसमें से सेकंड सेल रेफरेंस को माइनस करता है, ठीक है। इसको हम अभी देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं कि IM सब का फंक्शन यूज़ करते हुए इस सेल में से इस सेल को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि सेल एड्रेसेस और फंक्शन का नेम आपको फार्मूला बार में शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ IM सब, अब चाहें तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, इस वजह से वो उनका शॉर्टकट यहाँ पे आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको मोर फंक्शंस में जाना पड़ता है। हम मोर फंक्शंस में नहीं जाते और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इक्वल साइन टाइप करते हैं, और हमें पता है कि IM सब जो है ये एक फंक्शन का नाम है जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे और हम फर्स्ट सेल दे देंगे, ये देखें, राइट, जिसमें से माइनस करना है, ठीक है। वो हमने पहले उसका सेल रेफरेंस दिया, उसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे, और सेकंड सेल जो कि माइनस करना चाह रहे हैं उसको हमने क्लिक कर दिया, उसका सेल रेफरेंस आपके सामने आ गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंड यू गेट 40। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे डिजिट चेंज करके देखते हैं। 80 है तो हम इसको 60 करते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ठीक से अप्लाई हो गया, ओके। इसी तरह से IM डिव का एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन यूज़ होता है दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करने के लिए। जो फर्स्ट नंबर आप देते हैं वो डिवाइड किया जाता है किसके साथ, जो सेकंड नंबर आप देते हैं उसके साथ डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट दे सकते हैं, इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। पहले इक्वल साइन है, फिर नेम ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट में हमने
दो सेल रेफरेंसेस दिए हैं। C14 मीन्स के C14 को डिवाइड करना है, आपने किसके साथ करना है, D14 के साथ डिवाइड करना है। ओके, फार्मूला बार में अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये शो हो रहा होगा। आप इसे डिलीट करके दोबारा से इक्वल साइन के बाद IM div टाइप करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं वो आप लिखते हैं, कॉमा टाइप करेंगे और सेकंड जो सेल रेफरेंस है या डिजिट है जिसका सेल रेफरेंस आपने यहाँ पे देना है उस पर क्लिक किया, सेल रेफरेंस आ गया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस किया और आपके पास यानी 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करें यू वुड गेट द आंसर 10, राइट। अगर हम कहते हैं कि जी ये 50 है, चेंज करके देखते हैं भाई, राइट, तो आपके पास आंसर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम IM div को यूज़ करेंगे। इसके बाद दो और फंक्शंस हमारे पास हैं जो कि इस असाइनमेंट के आखिरी फंक्शंस हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, बाकी इंशाल्लाह जो फर्दर कोई फंक्शंस होंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट असाइनमेंट में बात करेंगे। तो ये एक काउंट नंबर फंक्शन होता है और एक काउंट ए नंबर फंक्शन होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये क्या करेगा, काउंट नंबर फंक्शन क्या करता है जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, यही वाली रेंज है, ठीक है। C5 से C17 तक, ओके। तो C5 से C17 तक जो टोटल सेल्स हैं जिनमें नंबर हैं वो टोटल होता है। मींस कि इस फंक्शन को यूज़ करने से जो आपने रेंज देते हैं, सेल रेफरेंस जो देते हैं, उस रेंज में वो वाले जो सेल्स हैं उनको काउंट किया जाता है जिनमें के नंबर्स होते हैं, ठीक है। यानी ये जो रेंज है इसमें से कितने सेल्स ऐसे हैं जिनमें के कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनकी तादाद कैलकुलेट होती है। नंबर कैलकुलेट नहीं होते, जितने सेल्स में नंबर लिखे हुए होते हैं उन सेल्स की तादाद कैलकुलेट होती है कि इतने सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं या डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हमें आंसर 13 मिलना चाहिए। ये आंसर हमारे पास 13 है। अगर हम यहाँ से किसी डिजिट को माइनस करते हैं या एम्प्टी कर देते हैं, सेल को एम्प्टी करते हैं, लेट्स सी, देखें क्या हुआ, एक कम हो गया, यानी वो रेंज में ये वाला सेल मौजूद है, सेल रेंज में ये है, लेकिन चूंकि इस सेल में कोई डिजिट नहीं है इस वजह से एक कम हो गया, यानी 12, इस रेंज में से 12 सेल ऐसे हैं जिनमें के डिजिट्स हैं। इसी तरह से अगर हम किसी एक और सेल में से डिजिट डिलीट करते हैं, उसे एम्प्टी कर देते हैं, तो इन 13 टोटल ये सेल्स कितने हैं, 13, जिनमें से 11 ऐसे हैं सेल्स जिनमें कोई डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 इसमें से एम्प्टी हैं, ओके। तो समटाइम्स इसकी ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी असाइनमेंट में जब इस रेफरेंस से बात होगी। देन वी कम टू, अच्छा इसको भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इट्स सिंपल कि यहाँ पे आपको काउंट नंबर का ये देखें फंक्शन शो होता है, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके आसानी के लिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखें काउंट नंबर्स। अब ये पूछ रहा है कहाँ से आपने भाई नंबर, ये नंबर काउंट करने का मतलब है सेल्स का नंबर काउंट करें कि कितने सेल्स, सेल्स की तादाद कितनी है जिनमें नंबर लिखे हुए हैं, ये देखें, ठीक है। अब एक और फंक्शन है हमारे पास जो कि काउंट ए के नाम से है। वो क्या कर रहा है, यस, वो ये करता है कि उन सेल्स की आपको तादाद कैलकुलेट करके बताता है कि जिसमें कोई ना कोई डेटा मौजूद होता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो। अच्छा, इसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा कि यही जो काउंट का फंक्शन हमने यहाँ पे सेल रेंज दी है, हम इसकी सेल रेंज को चेंज करते हैं, ठीक है। यही हम पहले ये वाली रेंज दी थी, हम ये वाली रेंज दे देते हैं।
एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 12। अब ये टोटल सेल्स की तादाद कितनी है 13। 12 का मतलब क्या है कि इन 13 सेल्स की जो हमने रेंज दी है इनमें से 12 सेल्स ऐसे हैं जिनमें के डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं। ठीक है, ये आप काउंट कर लें। 12 में जो है वो नंबर्स हैं, लेकिन एक जो सेल ऐसा है जिसमें नंबर नहीं है उसमें अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो काउंट का फंक्शन क्या करता है, वो अल्फ़ाबेट वाले सेल को कैलकुलेट नहीं करता, उसके अलावा जो सेल्स होते हैं जिनमें नंबर होते हैं सिर्फ उनको कैलकुलेट करता है। काउंट ए का फंक्शन इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका फंक्शन है, वो ये है कि ऑल सेल्स चाहे उनमें कोई नंबर है या उनमें कोई अल्फ़ाबेट है उसने सबको कैलकुलेट करना होता है। तो उसका हम प्रैक्टिकल अभी देख लेते हैं। यहाँ पे हम सेल रेफरेंस देते हैं जी, यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे आपको काउंट ए तो शो नहीं हो रहा। ठीक है, मोर फंक्शंस में जाएंगे, यहाँ से काउंट ए पे लेट्स सी वी कैन गेट इट हियर। आपको शो नहीं हो रहा, यहाँ पे हम काउंट ए लिखते हैं वो। ठीक है, ये देखे काउंट ए आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट ए टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे जहाँ पे काउंट ए शो हो रहा था, स्टार्टिंग ब्रैकेट आ गई। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आप रेंज दे दें कि कहाँ से आप काउंट ए चेक करना चाह रहे हैं। लो जी, ये हम रेंज दे दी। इसको हमने ब्रैकेट, मैंने बताया था कि जब आप इस तरीके से टाइप करेंगे ब्रैकेट को खुद से क्लोज करना पड़ेगी और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया। आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है 13। अब ये 13 क्यों है और ये 12 क्यों है, क्योंकि ये काउंट ए का फंक्शन यूज हुआ है। काउंट ए के फंक्शन ने क्या करना है, जितने सेल्स की रेंज दी है, जितने सेल्स में डाटा है, चाहे वो नंबर है चाहे वो अल्फ़ाबेट है, वो सारे सेल्स काउंट होंगे। सेल्स में मौजूद जो वैल्यूज हैं वो टोटल नहीं हो रही, नंबर ऑफ सेल्स काउंट हो रहा है। ठीक है, तो 13 सेल्स ऐसे हैं जिनमें के डेटा है और यहाँ पे 12 सेल्स ऐसे हैं कि जिनमें नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, D5 से D17 पे ये हमने किया, यस। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये यूज़ करना था, वो हमने कर लिया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको बताया गया कि किस तरीके से फंक्शंस और फार्मूला को यूज़ करते हैं। याद रखिएगा कि फंक्शंस जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं, उनके नेम होते हैं और उनमें आप क्या करते हैं, ब्रैकेट में पैरामीटर्स पास करते हैं। और इसी तरह से जो फार्मूला होते हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, उनको यूज़र खुद से टाइप करते हैं और क्रिएट करते हैं। इसके अलावा डिफरेंसेस में फर्दर ये है कि फंक्शंस के नेम होते हैं, फार्मूला का नेम नहीं होता। उसके अलावा फंक्शंस में हम आम तौर पे जो बिल्ट इन होते हैं उनमें तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हम नहीं यूज़ करते या वो उसमें होते नहीं हैं। हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड फार्मूला हम कर सकते हैं, कुछ फंक्शन का इस्तेमाल करें, उसके साथ हम ऐड कर दें, फर्दर कस्टमाइज़ करने के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली जब हम किसी फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो उनमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ नहीं होता। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपने एग्जांपल्स देखी। अब प्रैक्टिस के लिए एक शीट है, इस शीट को आप ख़ुद से क्रिएट करेंगे और बिल्कुल ये सिंपल है। फर्स्ट कॉलम में फंक्शन के नेम लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में डिजिट्स लिखे हुए हैं, थर्ड कॉलम में डिजिट 2 लिखा हुआ है और कॉलम डी में आपने क्या करना है, फंक्शन अप्लाई करने हैं। ठीक है, कौन कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है और उस फंक्शन में क्या लिखा जाएगा, उसका एक जो सिंटैक्स है वो कॉलम ई में यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो हर एक फंक्शन को आपकी आसानी के लिए इसमें लिख दिया गया। अब आपने करना ये है कि इन फंक्शंस को आपने टैब, होम टैब यूज़ करते हुए और इसी तरीके से एडिटिंग का सेक्शन यूज़ करते हुए ऑटो सम और यहाँ से आपने अप्लाई करने हैं।
जो आप यहाँ से अप्लाई कर सकें वो यहाँ से कीजिएगा, जो आप मोर फंक्शन में जाके सर्च करके उन्हें यूज़ कर सकें वो वहाँ से कीजिएगा, और उसके बाद उन्हें टाइप करके भी आप एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। तो एक्चुअल जो आपने फंक्शन अप्लाई करना है वो कौन सा कॉलम में करना है, वो कॉलम डी में करना है। ये देखें यहाँ पे मैंने फंक्शन अप्लाई किए हुए हैं और ये आप देख रहे हैं कि फार्मूला बार में फंक्शन शो हो रहे हैं, ठीक है ना। और कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे बाकायदा गाइडलाइन है कि ये सिंटैक्स है इसका, ओके। तो इसको प्रिपेयर करने के बाद आपने मुझे इसे सेंड भी करेंगे। देन सेकंड एक और यहाँ पे प्रैक्टिस है, ये एक परचेज शीट है। जैसे कि आप किसी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से एक्सक्यूज मी, वो ये कस्टमर के लिए एक बिल है एक तरह से। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे आइटम का नेम लिखा हुआ है, प्राइस लिखी हुई है, क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है। यानी ये प्राइस मीन्स रेट है, ओके। हम अगर इसको रेट कर देते हैं, ओके, अब ठीक हो गया। तो क्वांटिटी कितनी परचेज हुई है और यहाँ पे टोटल आएगा। अब ये टोटल किस तरीके से आएगा ये आपने सोचना है कि यूज़ करेंगे आप फंक्शन यहाँ पे, राइट। फंक्शन को यूज़ करना है, मैं आपको शो नहीं कर रहा यहाँ पे फंक्शन, आपने फंक्शन को यूज़ करना है। ये सोचना है कि इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, तो ये आपके पास आएगा और उसको फिर आपने फंक्शन यहाँ पे जो रेलिवेंट होगा उसे यूज़ करेंगे। इसी तरह से सेम फंक्शन जो यहाँ पे यूज़ होगा वो कॉपी हो जाएगा यहाँ पे नीचे। उसके बाद क्या है, टोटल बिल। टोटल बिल कैसे आएगा, सबका ज़रा टोटल होना है, ये भी मैं नहीं आपको बताऊंगा, ये आपने खुद से करना है। डिस्काउंट फंक्शन से करेंगे, फंक्शन से करेंगे, फार्मूला से नहीं करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे इसके लिए। डिस्काउंट आपने क्या, अब यहाँ पे डिस्काउंट के लिए कोई चलें आप यूँ करें, डिस्काउंट में आप स्टैटिक वैल्यू कोई दे दें, ठीक है। आपको यहाँ पे फंक्शन की बजाय आप सपोज आप कहते हैं जी मैंने इनको डिस्काउंट ऑफर कर दिया ₹20 सपोज, ठीक है ना। तो फिर आपने नीचे यहाँ पे कैलकुलेट करना है अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। यानी ये था टोटल बिल, ये उसमें आ गया डिस्काउंट। टोटल बिल में से डिस्काउंट को जब आप क्या करेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जो कि आप कस्टमर ने पे करनी है। इसके लिए फंक्शन मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताएंगे। इसमें आपने वो फंक्शन लिखना है, ठीक है। और फिर रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी जो कि कस्टमर ने पे करना होगी। फिर उसके बाद ये काउंट का फंक्शन है। काउंट का फंक्शन क्या करता है आपको पता है ना, कि ये ऐसी रेंज में से उन सेल्स की कैलकुलेशन करता है जिनमें के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और काउंट ए का फंक्शन क्या करता है, ये आपको बताएगा कि जितने सेल्स को की आपने रेंज दी है उनमें से कितने सेल्स में डाटा है, चाहे वो नंबर हैं चाहे वो अल्फ़ाबेट है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो डाटा का एरिया है ये हेडिंग्स को आप छोड़ देंगे और A2 से लेके और यहाँ तक, ठीक है। यानी E4 तक आप क्या करेंगे, रेंज दे देंगे। और इसी रेंज में से हमें काउंट भी कैलकुलेट करना है और काउंट ए भी। तो ये फंक्शन के ज़रिए आप करेंगे, ओके। कीप इन योर माइंड कि आपने हर चीज़ के लिए फंक्शन ही यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम की एक असाइनमेंट है। तो ये एक क्रिकेट का स्कोर लिखा हुआ है, ओवर कौन सा है जी, 1 2 3 4 5, हर ओवर में स्कोर लिखे हैं। ये 5 ओवर्स हैं टोटल, हर ओवर में स्कोर्स लिखे हुए हैं 19 12 33। अब आपने क्या करना है, रन रेट कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। मैचेस तो आप बहुत सारे देखते हैं, अब आप देखते हैं ना हम, या आप रन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपने विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, फंक्शन यूज़ करेंगे कि इनमें से जो वो वाला जो मिनिमम स्कोर हुआ है किसी ओवर में वो आपने ट्रेस करके बताना है भाई इतना स्कोर जो था वो मिनिमम था। और देखने में तो नज़र आ रहा है लेकिन आपने फंक्शन का यूज़ करते हुए करना है। इसी तरह से मैक्सिमम का जो स्कोर है, जो मैक्सिमम स्कोर है वो भी इसी में से आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आई एम डिव
लो जी, ये भी एक कस्टमर बिल है, टोटल बिल आ गया जी, उसकी अमाउंट आ गई है और आइटम लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है और आपने रेट कैलकुलेट करना है। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त एक आपके लिए असाइनमेंट है लर्निंग के लिए। अब आपने रेट कैलकुलेट करना है। पहले आपने क्या कैलकुलेट किया था? पहले आपने अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट की थी, अब आपने रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, फंक्शन यूज़ करेंगे आप इसके लिए। ठीक है, फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि आपके पास रेट कैलकुलेट हो जाए। यानी कि अगर कोई शख्स कस्टमर अगर 400 का उसका बिल बनता है, परचेज उसने किया है पेन और क्वांटिटी है जी 5, तो उसने किस रेट पे, यानी एक पेन फिर कितने का हुआ। इसी तरीके से हर एक आइटम का आपने यहाँ पे रेट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, और इसके बाद इफ का फंक्शन है, इसको आप अप्लाई कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। सिंपल है, मुश्किल नहीं, आप इसे अप्लाई करें। ठीक है, फर्दर फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस ऐसी हैं या कोई कॉन्सेप्ट में इशू आएगा तो मैं आपको बता दूँ। ये देखिए मार्क्स हैं, ये रोल नंबर है, ये स्टूडेंट का नेम है, ये कलर्स में जस्ट लिख लिया मैंने फॉर एग्जांपल। ये अपटेंड मार्क्स हैं स्टूडेंट के, और यहाँ पे हमने रिजल्ट शो कर दिया। ठीक है, कि अगर किसी के मार्क्स यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होंगे तो पास हो जाएगा, अदरवाइज उसको हम कहेंगे कि तुम रीअपीयर हो जाओगे। ठीक है, तो ये फंक्शन पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप टाइप कर लेंगे। इसको फ़िलहाल आपके लिए ये शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो इधर से मेन्यू में से यूज़ करना, तो आप सिंपल इसको टाइप कर लेंगे। ठीक है, पहले के लिए टाइप करेंगे और उसके बाद इसे कॉपी कर देंगे। इसी तरह से ये आप देख रहे हैं ग्रेड्स कैलकुलेट हुए हैं कि अगर किसी का जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं तो उसको A+ दे दिया है, अदरवाइज़ हमने उसको कुछ नहीं कहा, ब्लैंक छोड़ दिया है। अगर हम उसको कह दें यहाँ पे आप जो भी लिख देंगे, चलिए हम इसको ग्रेड क्या दें, ओके कर देते हैं भाई, हम इसको ओके लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम इसे कॉपी करते हैं। ओके मीन कि इसका ग्रेड नहीं असाइन हुआ क्योंकि वो पास ही नहीं है और उसके 40% या लेस देन 80% है ना, सॉरी लेस देन 80 मार्क्स हैं, तो इसका कोई ग्रेड नहीं है। या आप इसको नो ग्रेड चलें, ओके की बजाय नो ग्रेड करते हैं इसको, नो ग्रेड। ये तो जो आप लिख देंगे ना ये, ठीक, तो इसे आप प्रिपेयर करेंगे। तो अब आपके लिए ये असाइनमेंट्स हैं, कौन सी प्रैक्टिस और ये वाली एक कस्टमर बिल वाली, और ये क्रिकेट स्कोर वाली, और ये भी कस्टमर बिल वाली, और ये स्टूडेंट के रिज़ल्ट वाली। ठीक है, ये अब आपके लिए ड्यू हैं, इनको आपने परफॉर्म करने हैं और फिर आपने मुझे बताना है कि फर्दर गाइडलाइन आपको अगर चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।